किसी यूनिट सेल में कोई पार्टिकल अलग अलग साइट से कितना कंट्रीब्यूट करता है और कैसे आप इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल मालूम कर सकते हो। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो भाई आज बताओ हमें क्या पढ़ना है। बताओ, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल इन क्यूबिक सिस्टम्स। तो पहले हम पढ़ते हैं कि भाई आपने एक बात देखी थी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स होती हैं, इजंट इट। और आपने पाया भाई मेनली हमारे पास क्या होती हैं, 3 टाइप की ही क्या होती है यूनिट सेल, सॉरी 4 टाइप की। बताओ कौन सी? या तो क्या होती हैं सिंपल, अरे बोलो भाई चाहे क्यूबिक बच्चे कौन सी भी हो, आपके पास कौन कौन सी लैटिस होती है बताओ। एक तो सिंपल, बोलो भाई क्या होती है, फेस सेंटर्ड। एक क्या होती है, और एक क्या होती है हमारे पास, एक एज सेंटर्ड नहीं होती, क्या होती है एंड फेस सेंटर्ड, इजंट इट। तो आपने देखना है कि भाई जो पार्टिकल होते हैं, जो लैटिस पॉइंट होते हैं, जो किसी यूनिट सेल में जहां पर कहीं पर भाई प्रेजेंट होते हैं, वो उस यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं। कोई लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूट, कोई पार्टिकल कोई लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल कितना कंट्रीब्यूट करेगा किसी यूनिट सेल के अंदर, आपने ये मालूम करना है। ठीक है बात, तो ध्यान रखियो मैं यहाँ पर बात करूँ लैटिस पॉइंट की। अब वो लैटिस पॉइंट एटम भी हो सकता है और वो लैटिस पॉइंट वही ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, वो लैटिस पॉइंट कोई मॉलिक्यूल भी हो सकता है। ठीक है बात। तो आप बताओ भाई, तो आप ये देखें, अगर मान ले भाई मैं आपको इससे बताऊंगा सिंपल क्यूबिक एग्जाम्पल से, क्या भाई हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे क्यूबिक सिस्टम्स के लिए। क्या भाई यहाँ पर मैं फॉर्मूला आपको सिर्फ किसके लिए बताऊंगा, क्यूबिक सिस्टम्स के लिए। आप इसको बाकी पे आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं फिर। ठीक है ना बात। आप ही बताओ, अगर मान लिया हमारे पास यूनिट सेल कैसी है, क्यूबिक। ओके, तो आप ये बताएं, अगर हमारे पास भाई क्यूबिक यूनिट सेल है, ओके, तो ये जो क्यूबिक यूनिट सेल होगी, अगर मान लिया पार्टिकल इसके एक कॉर्नर पे है, तो आप जब एक क्यूबिक यूनिट सेल इसकी साइड लगाओगे तो क्या भाई ये कॉर्नर शेयर नहीं होगा क्या। तो एक यूनिट सेल यहाँ है, एक यहाँ है, एक किस साइड हो रही है, किस साइड होगी, नहीं बात आपको पहले पड़ी। अगर मैं इसको भाई, तो इसको बताओ कितने कॉर्नर शेयर करेंगे इसको भाई, 4 कॉर्नर इसको शेयर कर जाएंगे ना। फिर भाई यानी कि आप 4 क्यूब यहाँ रखोगे, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 और 4, और 4 इनके ऊपर रखोगे, तो ये वाला जो कॉर्नर होगा पता है किससे शेयर हो जाएगा, 8 क्यूब से। ठीक है बात। तो अगर ये कोई लैटिस पॉइंट है तो पर यूनिट सेल इसका बताओ कॉन्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, 1/8। अरे भाई देखो इसीलिए मेरे टॉपिक को हमने 2 सेक्शंस में डिवाइड किया। पहला क्या होगा आपका भाई कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल टू यूनिट सेल एट डिफरेंट साइट्स, और फिर क्या पढ़ेंगे फॉर्मूला टू कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। समझ गए बात। तो पहले तो हम क्या पढ़ेंगे, बोलो भाई कि डिफरेंट साइट्स पे कोई कितना कंट्रीब्यूट करता है। आपने देखा भाई कॉर्नर वाला कितना कंट्रीब्यूट करेगा, हम क्या बोलेंगे कॉर्नर वाला कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 1/8 ही कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है। अब अगर हम बात करते हो किसकी भाई, फेस सेंटर्ड, किसकी भाई फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, उसमें बताओ क्या होता है। बताओ फेस सेंटर्ड में क्या होगा, मान लिया यहां पर एक पार्टिकल तो कहां पर होता है भाई, फेस सेंटर्ड में एक पार्टिकल तो कहां पर है, यहां पर है। ठीक है। तो आप जब एक भाई यहां पर एक और लगाओगे यूनिट सेल, तो ये दीवार क्या हो जाएगी कॉमन ही हो जाएगी भाई। तो हम क्या बोलेंगे कि एक फेस वाले को कितनी यूनिट सेल शेयर करती हैं, बोलो भाई एक फेस वाले को 2 यूनिट सेल शेयर करेंगे। समझ के बात। मान लीजिए ये दीवार है भाई, अरे बोलो भाई मान लिया एक पार्टिकल यहाँ हो, तो इस रूम के उस साइड जो रूम है वो क्या इस भाई सेंट्रल इस पार्टिकल जो फेस सेंटर पे है इसको शेयर नहीं करेगा क्या, तो आधा इसमें और आधा इसमें। तो बताओ भाई, तो फेस सेंटर कितना कॉन्ट्रीब्यूट करता है, तो हम क्या बोलेंगे 1/2 ही कॉन्ट्रीब्यूट करेगा फेस सेंटर, 1/2। ओके, हाफ। नहीं बात आपको पहले उठ गया भाई। बताओ अब बताओ, अगर हम बात करें बताओ किसकी भाई, तो एक तो होते हैं सिंपल क्यूबिक, एक क्या होती है फेस सेंटर्ड क्यूबिक, एक बताओ क्या होती है हमारे पास भाई बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। क्या एज सेंटर्ड क्यूबिक नहीं होती। समझ गए बात। आपको होता है ना भाई NaCl में एन कहाँ होते हैं, एज सेंटर पे, तो वहां पर आपने एन, या तो आप आपको उसको बताएंगे उसे आप कैसे विजुलाइज कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि एज सेंटर्ड सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सॉरी क्योंकि क्यूबिक सिस्टम में एज सेंटर्ड यूनिट सेल होती ही नहीं। लैटिस पॉइंट या तो कहाँ होते हैं
कॉर्नर्स पे, या क्या होते हैं कॉर्नर प्लस फेसेस पे, या वो तो कहाँ पर होंगे, बोलो भाई कहाँ पर होंगे, बॉडी सेंटर में। ठीक है बात। तो आप ये बताओ कि अगर मैं ये कहूँ कि भाई ना बताओ हमने क्या किया, बोलो भाई अब बॉडी सेंटर में है, तो अगर कोई पार्टिकल इसके सेंटर में है तो भाई इस क्यूब को, तो इस क्यूब के सेंटर में क्या है, एक लैटिस पॉइंट। तो भाई ये क्यूब की जो छत होगी, चार तो क्या है दीवारें, और ऊपर नीचे क्या हुई छत और फर्श, ये तो क्या हो रखे शेड हो रखे, लेकिन ये पार्टिकल तो किसी और यूनिट से शेड नहीं होगा, क्योंकि तो क्या इस क्यूब के बिल्कुल क्या भाई सेंटर में। तो बॉडी सेंटर बताओ भाई कितना कॉन्ट्रीब्यूट करता, तुम क्या बोलेंगे फेस सेंटर कितना कॉन्ट्रीब्यूट करता है, कॉर्नर वाला 1/8, और भाई बॉडी सेंटर वाला बताओ कितना कॉन्ट्रीब्यूट करता है 1 कंप्लीट। ठीक है बात। तो हमने भाई अलग अलग हमने क्या पता कर ली है लोकेशन, समझ के बात। सिमिलरली आप यहां पर नहीं है, हाँ आपने बात देखी थी भाई कि एजेस पे क्या आ सकते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग में एजेस पे क्या आ सकते हैं बताओ भाई, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अरे बोलो भाई क्या एफसीसी, क्या फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग में बताओ क्या थे हमारे पास, एजेस पे क्या थी मेरे पास, वॉइड आए थे ना, वॉइड भाई एजेस पे क्या थे मेरे पास, वॉइड आते हैं, इजंट इट। यानी यहां बताओ क्या है मेरे पास, एक वॉइड तो है कम से कम। तो एक वॉइड कितना कंट्रीब्यूट करता है यूनिट सेल के अंदर, जैसे भाई आप एटम का आप कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हो ना, वैसे ही आप किसी यूनिट सेल में, क्योंकि भाई जो यूनिट सेल है उसमें क्योंकि एटम्स के तो टुकड़े क्या होते हैं कंट्रीब्यूट, लेकिन भाई आप याद रखो एटम में थोड़ी ही, सो यूनिट सेल में थोड़ा वैकेंट स्पेस भी तो बचता है, वो वैकेंट स्पेस कौन कंट्रीब्यूट करता है ये भी आप मालूम कर सकते हो। तो बताओ भाई, तो एज पे अगर यहाँ तो ये तो क्या मान लिया पार्टिकल, ये तो कॉर्नर वाला, ये फेस वाला, और ये क्या है बॉडी सेंटर वाला, और एज पे एज सेंटर पे क्या होता है एक, आप ये बताओ भाई एज सेंटर पे बताओ क्या होता है, क्या होता है भाई, वर्ड तो आएगा ना एफसीसी के अंदर, भाई एफसीसी मैं बात कर रहा हूं क्या, अरे भैया जो आपके इसके बाद फेस सेंटर क्यूबिक क्लोज पैकिंग, वहां पर एज पे क्या आ सकता है, लेकिन वॉइड आ सकता है ना। तो एज का वॉइड कितना कंट्रीब्यूट करेगा, अब एक एज को कितने शेयर करते हैं बताओ भाई, अगर मान लिया एक यूनिट सेल यहाँ है एक यहाँ है, तो इन दोनों का एज क्या शेयर्ड है ना, अब एक ऊपर एक ऊपर, तो एज क्या शेयर करते हैं, तो एज का वॉइड कितना कंट्रीब्यूट करता है, वॉइड 1/4। बहुत आपको पहले पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर हम बताओ सिर्फ क्या निकाल रहे हैं पहले, लैटिस पॉइंट्स, क्या कि लैटिस पॉइंट्स कितना कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, समझ गए बात, नहीं आपको समझ में। अरे बोलो भाई, तो ये आ गया हमारे पास। अच्छा बताओ, तो ये तो होगी बात लैटिस पॉइंट की, लेकिन अगर मान लिया कोई लैटिस पॉइंट क्या हो सकता है, एक एटम भी और ग्रुप ऑफ एटम भी, तो लैटिस पॉइंट तो कहां माना जाएगा, अरे भाई लैटिस पॉइंट तो कहां माना जाएगा, कॉर्नर पे। लैटिस पॉइंट कहां माना जाएगा, कॉर्नर पे, या बॉडी सेंटर में, या फेस सेंटर पे। लेकिन अगर वो लैटिस पॉइंट ग्रुप ऑफ एटम से मिलकर बनाओ, तो ग्रुप ऑफ एटम आप कहां मान लोगे, वो ग्रुप ऑफ एटम आप कहां मान रहे हो, एक तरह से कॉर्नर मान रहे हो। मैं लैटिस पॉइंट को मैं क्या मान रहा हूं, एक ग्रुप ऑफ एटम, जैसे NaCl में Na और Cl मिलकर क्या बनाएंगे, इन दोनों ग्रुप क्या कहलाएगा, एक लैटिस पॉइंट। NaCl की लैटिस में Na और Cl का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा हमारे पास, एक लैटिस पॉइंट, समझ गए बात। लेकिन आप भाई कंप्लीट लैटिस पॉइंट की, आप लैटिस पॉइंट का कंट्रीब्यूशन पता ना करके, लैटिस पॉइंट में जो क्या होता है एटम, मान लिया कोई लैटिस पॉइंट मल्टीपल एटम से मिलकर बना हुआ है, आप आमतौर पे मानते हैं कि लैटिस पॉइंट सिर्फ क्या होता है बताओ, हम क्या मानते हैं भाई कि लैटिस पॉइंट सिंपली क्या होता है, एटम ही होता है, हम ये तो मानते हैं भाई एलिमेंट से केस में क्या होता है, एलिमेंट से केस में लैटिस पॉइंट क्या होते हैं, एटम्स क्या होते हैं भाई, और केसेस में लैटिस पॉइंट्स एटम ना भी हो, ग्रुप ऑफ एटम भी क्या हो सकता है लैटिस पॉइंट। फॉर एग्जांपल NaCl लैटिस में Na और Cl का कॉम्बिनेशन क्या होता है, एक लैटिस पॉइंट, समझ गए बात। आप ये ढूंढते हो कि भाई किसी यूनिट सेल में कितने Na और कितने Cl, आप उनको अलग अलग टैकल नहीं करते क्या, आप ये तो बोलते हो। देखो मैं इस कॉन्सेप्ट को क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। मान लिया आपने पता करना है कि कितने Na और कितने Cl हैं, ठीक है बात। तो बताओ आप कहोगे भाई कि बताओ लैटिस में जो यूनिट सेल होती है NaCl की, बट उसमें Cl कहाँ होते हैं, कॉर्नर पे। Cl कहाँ होते हैं भाई, कॉर्नर पे,
और कहाँ पर, कॉर्नर पे और बॉडी सेंटर में, नहीं सॉरी, कॉर्नर पे और फेस सेंटर पे। कहाँ होते हैं कॉर्नर पे और फेस सेंटर पे, कौन होते हैं, Cl। और Na कहाँ होते हैं बताओ, एज सेंटर पे और बॉडी सेंटर में, ये तो होता है ना। और Na कहाँ होते हैं, Na कहाँ होते हैं बताओ भाई, एज सेंटर पे और बॉडी, सभी एजेस पे और एक बॉडी सेंटर के अंदर। ठीक है, तो आपसे पूछे कि बताओ कितने Na और कितने Cl होंगे, तो आप ये कहोगे कि Cl कहाँ है, यानी आप जो ये भाई आइडिया है अपने Cl पता करने पर यूनिट सेल, तो आप क्या बोलोगे, आपको बताओ यहाँ पर कितने Cl है, कॉर्नर वाले, कॉर्नर का एक Cl कितना करेगा कंट्रीब्यूट, 1/8 और 8 1, 8 × 1/8। और भाई फेसेस वाले कितने हैं, कितने फेस, 6, एक फेस वाला 2, कितना आया 3, तो क्या बोले 4, तो क्या आ गया मेरे पास 4, तो मेरे पास क्या आ गया भाई Cl आ गया। फिर आप Na कैसे मालूम करोगे, आप बोलो तो भाई वो तो Na कहाँ पर है, या तो एज सेंटर पे, एक एज सेंटर है कितने, 12 एजेस है, एक एज सेंटर वाला कितना कॉन्ट्रीब्यूट करता है, 1/4, 3 आ गए भाई। और एक बॉडी सेंटर वाला ने कितना कॉन्ट्रीब्यूट करेगा बताओ भाई, बॉडी सेंटर वाला एक ही होता है, कितना आ गया 4, तुम क्या 4 Na और 4 Cl आ गया ना हमारे पास है, वैसे बोलते हैं। लेकिन भाई मैं आपको पता है, लेकिन मैं इसको सिंपली ये तो बोल सकता हूँ कि हमारे पास क्या है, FCC लैक्टिस, क्या हमारे पास FCC लैक्टिस, और लैक्टिस पॉइंट में क्या मान लूँ, NaCl का कॉम्बिनेशन में क्या बोलूँ भाई कि NaCl क्या है, एक लैक्टिस पॉइंट, एक Na और एक Cl का कंबाइंड वर्जन में क्या मान लिया, एक लैक्टिस पॉइंट। तो मैं बोलूँ भाई बताओ एक NaCl तो कहाँ पर है, इस कॉर्नर पे। अब स्पेस में उसका एक्सटेंशन कहाँ तक रखा है, एज तक। मान लिया अरे भाई मैं कॉर्नर पर रखा जब मैंने NaCl, नहीं होता आपको पहले पड़ी, अरे जब मैंने क्या रखा, एक NaCl रखा, तो यहाँ पर Na और Cl, तो नहीं समझे मैं ये बात भाई, अरे बोलो अरे भाई नहीं बात आपको पहले पड़ी। जैसे अगर मैं यहाँ पर क्या रखूँगा NaCl, तो यहाँ पर बॉडी सेंटर रखने पर वो Cl कहाँ एक्सटेंड कर गया, यहाँ एक्सटेंड कर गया इस एज के ऊपर, सॉरी इस फेस के ऊपर, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या। अरे बस ऐसे मानो, तो मैं कहूँ भाई कि NaCl क्या है, FCC लैक्टिस के अंदर है, सिंपल। तो NaCl मैंने क्या बोल दिया, लैक्टिस पॉइंट बोल दिया, तो आप एक ही फॉर्मूला लगा दो। बताओ तुम क्या बोलेंगे, क्या है लैक्टिस पॉइंट, तो आप लैक्टिस पॉइंट निकालो पर यूनिट सेल, बताओ कितने आए। तो एक लैक्टिस पॉइंट तो कहाँ पर आया मेरे पास, ये कॉर्नर पे, और मैंने क्या माना ये फेसेस पे, तो क्या गया मेरे पास आंसर। तो एक लैक्टिस पॉइंट तुम क्या बोले, कॉर्नर से क्या गया हमारे पास 8 × 1/8 प्लस 6 × 1/2, कितना है मेरे पास 4। तो मैं क्या बोलूँ भाई मेरे पास क्या आ गए, 4 क्या आ गए लैक्टिस पॉइंट, मेरे पास 4 क्या आ गए भाई लैक्टिस पॉइंट आ गए। तो 4 लैक्टिस पॉइंट, अब एक लैक्टिस पॉइंट किससे मिलकर बना है, एक Na और एक Cl से। तो तुम क्या बोलेंगे 4 Na और 4 क्या हो गए Cl हो गए, सिंपल। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, यानी आप सिंपली भाई आप लैक्टिस पॉइंट से निकाल सकते इसको। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला होता है कौन सा, अरे भाई जो मैंने बताया कंट्रीब्यूशन, ध्यान से मैंने अपने एज की बात नहीं की, ये सिंपल किसके लिए, ये लैक्टिस पॉइंट के लिए है। ठीक है बात, लैक्टिस पॉइंट निकाल लो, फिर आपको ये अलग अलग आइटम पता करने हो कि पर यूनिट सेल कितने हैं। तो लैक्टिस पॉइंट जिस स्ट्रक्चरल मोटिव को शो कर रहा है उससे उसको मल्टीप्लाई कर दो, नहीं समझे बात। अरे बोलो भाई जैसे जिंक ब्लेंड है, जैसे क्या हमारे पास भाई, अरे Zn हमारे पास क्या है, Zn नहीं मान लिया हमारे पास, क्या मान लिया CF2 है, क्या है CF2 फ्लोराइड है। और आपको पता लग जाए कि भाई जो CF2 है इसमें पर यूनिट सेल क्या है, 4 लैक्टिस पॉइंट, क्या इसमें CF2 मैंने क्या बोला, लैक्टिस पॉइंट बोला CF2 को, एक C और 2 F मैंने क्या माने, एक लैक्टिस पॉइंट। तो मैं कहूँ भाई बताओ मेरे पास क्या आ गए, बोलो भाई मेरे पास 4 क्या आ गए लैक्टिस पॉइंट पर यूनिट सेल, नहीं बात आपको पता पड़ी क्या। तो उसमें 4 तो क्या हो गए Ca और 8 क्या हो गए F, आसान तो हो गया भाई हमारे पास एक लैक्टिस, मैं ऐसे 4 लैक्टिस पॉइंट है पर यूनिट सेल, तो 4 C हो गए और 8 क्या हो गए मेरे पास ऑटोमेटिकली फ्लोराइड। बात आपको पहले पड़ रही है, अरे बोलो। तो भाई एज का आपने कॉन्ट्रीब्यूशन पता करने की जरूरत नहीं होती, क्यों नहीं होती, क्योंकि एज पे कोई लैक्टिस पॉइंट होता ही नहीं। जो होता है ना क्या एज पे होता है वो उस लैक्टिस पॉइंट में, अगर वो लैक्टिस पॉइंट ग्रुप ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ है तो उस लैक्टिस पॉइंट का कोई एटम कहां पहुंच रहा होता है, उस एज के ऊपर, उस एज सेंटर के ऊपर। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, अरे बोलो। तो बताओ भाई, तो बताओ आप कंट्रीब्यूशन आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो,
बताओ तुम क्या बोलेंगे? बताओ कॉर्नर वाला कितना? 1/8, फेस वाला भाई हाफ, और बॉडी सेंटर वाला लेटेस्ट पॉइंट 1। लेकिन हमको पता है अगर मान लो लेटेस्ट पॉइंट ग्रुप एटम से मिलकर बना हुआ है और उस लेटेस्ट पॉइंट का कोई एटम कहाँ है एज पे, तो अगर आप उस एज, तो अगर आपने सिर्फ उस एटम का आपने कॉन्ट्रीब्यूशन पता करना है, अगर कोई लेटेस्ट पॉइंट क्या मिलकर बना हुआ है ग्रुप ऑफ एटम से भाई, ठीक है, और उस ग्रुप ऑफ एटम का एक एटम कहाँ बैठा है, बोलो भाई, किसी कॉर्नर के ऊपर, ठीक है बात। तो उस कॉर्नर के ऊपर जो बैठा है उसको बताओ आप क्या मान लोगे फिर? तो अकेले उसका आपने कॉन्ट्रीब्यूशन मालूम करना हो तो आपके दो तरीके हैं, या तो क्या मालूम कर लो, टोटल लेटेस्ट पॉइंट पता करके उसको स्ट्रक्चरल मोटिव से मल्टीप्लाई कर दो भाई। तो आपको हर एक एटम, जैसे अगर मैं CF2 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मुझे पता लग गया 4 Ca हैं और 8 क्या है फ्लोराइड। अरे बोलो भाई, लेकिन मैं अगर मान लिया भाई Ca कहाँ बैठा है एज सेंटर पे, Ca कहाँ बैठा है भाई एज सेंटर पे, बॉडी सेंटर पे, तो उसको अलग से भी निकाल सकता हूँ ये वाला फॉर्मूला लगा के भाई। अरे जो फॉर्मूला था ना ये, तो अगर एज सेंटर को एटम बैठा है, लेटेस्ट पॉइंट ग्रुप ऑफ एटम है और उसमें से कोई एक एटम कहाँ बैठा है एज सेंटर पे, तो वो कितना कॉन्ट्रीब्यूट करेगा बताओ भाई? 1/4। आ गई नहीं आपको ये? लेकिन मैं आपको भाई रेकमेंड ये करूंगा कि आप बेटर के आप क्या निकालिए करो लेटेस्ट पॉइंट, और उसके बाद उसको भाई स्ट्रक्चरल मोटिव से मल्टीप्लाई कर दिया करो, इजंट इट? अरे बोलो भाई, अगर मैं ये कहूं कि किसी की स्ट्रक्चरल मोटिव क्या है, बोलो भाई, मान ले मैं कहूं कि बोलो भाई CaZnV2O7, मैं कह दूं ये क्या बताओ हमारे पास एक मोटिव CaZnV2O7 क्या भाई एक मोटिव है, और मैं कहूं पर यूनिट सेल क्या है, 4 क्या है हमारे पास, आपको पता है पर यूनिट सेल पार्टिकल सिर्फ क्या हो सकते हैं, या तो एक, बोलो भाई प्रिमिटिव के लिए क्या होगा 1, इजंट इट? फेस सेंटर्ड के लिए क्या होगा 4, बॉडी सेंटर्ड के लिए क्या होगा, क्या भाई 2 आ जाएगा, इजंट इट? और अगर हमारे पास क्या एंड फेस सेंटर्ड तो भी 2 आ जाएगा। नहीं बात आपको पहले पड़ रही क्या? मतलब ये 4 से ज्यादा नहीं होता ना, ये कई बार 6 भी होता है, लेकिन उसकी वजह क्या होती है कि आप उसमें जो प्रिमिटिव यूनिट सेल वो कंसिडर नहीं करते होते, तब नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल क्या होते हैं 6 से लेटेस्ट पॉइंट बढ़ जाते हैं। बात आपको पहले पड़ रही है? तो बताओ मैं कहूं कि ये 4 है पर यूनिट सेल, तो तुम क्या बोलूंगा? अगर मैं ये बोलूँ कि 4 क्या भैया पर यूनिट सेल, तो क्या है मेरे पास, तुम समझ गया कि 4 तो क्या है यहाँ पर कैल्शियम, 4 यहाँ पर क्या बताओ भाई जिंक, 8 यहाँ पर क्या है वेनेडियम, और 28 यहाँ पर क्या है ऑक्सीजन। बात आपको पहले पड़ रही है? तो बेटर क्या होता है, लेटेस्ट पॉइंट ढूंढा करो, और देखो भाई लेटेस्ट पॉइंट किस मोटिव को रिप्रेजेंट करता है, समझ गए बात? आ गई नहीं आपको ये? ठीक है बताओ भाई, तो फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूला टू कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जब मैं पार्टिकल्स बोलता हूं तो मैं लेटेस्ट पॉइंट की बात करता हूं, न कि एटम्स की। लेटेस्ट पॉइंट कई केसेस में एटम के इक्विवेलेंट हो सकता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में वो एटम से क्या होता है डिफरेंट होता है, वो ग्रुप ऑफ एटम होता है। ठीक है बात? बताओ भाई, तो बताओ क्या, तो सिंपल सी बात है, सभी को जोड़ दो क्या? अरे बोलो भाई, मतलब क्या करो, एनसी मतलब क्या है, कॉर्नर पे इंटू 1/8, फेसेस पे इंटू 1/2, और बॉडी सेंटर में इंटू 1/1। आपको पता है बॉडी सेंटर का कितना कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, बॉडी सेंटर वाला लेटेस्ट पॉइंट वही 1 कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, फेस सेंटर वाला 2, और कॉर्नर वाला हाफ, सॉरी 1/8। तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है बात? लेकिन भाई अगर हम क्या करें, हम नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल मालूम करें किसी पर्टिकुलर एटम के लिए, अगर आप किसी पर्टिकुलर एटम का आप क्या पता कर रहे हो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल क्या होगा, और वो एटम भी कहाँ बैठे हैं, बोलो भाई कॉर्नर पे, फेसेस पे, इस टाइप से बैठे हैं, तब आप इसको बताओ कैसे सॉल्व कर सकते हो। बोलो भाई, उस टाइम पे ये जो फॉर्मूला होगा ना, इसमें आप ये और ऐड कर दियो 1/4 Ne, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ लेटेस्ट पॉइंट नहीं, नंबर ऑफ एटम्स एट दी एज सेंटर। अब एज को कितने शेयर करते हैं 12, सॉरी 4, तो 1/4। ये स्पेशल किसके लिए बताओ भाई, ये एटम्स के लिए है। समझ गए बात हुई? नहीं बात आपको पहले पड़ी ना? तो यहाँ पर एक टर्म क्या जाए और आ जाएगी। आसान है कि मुश्किल? ये कोई कंफ्यूजन क्या आपको यहाँ पर? ओके भाई ध्यान रखियो, क्योंकि अगर आप ये ना ये जो BaZnV2O7, इसमें आपको बहुत सारे एटम ना कहाँ नजर आए,
इसमें ये जो BaZnB27 है, इसमें बहुत सारे एटम आपको ना कहाँ नजर आए, कॉर्नर पे, ना एज पे, ना फेस सेंटर पे। तो आप उनका कॉन्ट्रीब्यूशन आप कैसे मालूम करोगे? तब आपने कैसे डील करना पड़ेगा इनको भाई? इसमें बहुत सारे एटम हैं जो कहाँ होते हैं, ना कॉर्नर पे, ना फेस पे, ना एज पे, कहीं पर ना होते। फिर कैसे होंगे? तो बेटर क्या भाई, आप यहाँ पर लैटिस पॉइंट निकाल लो कि लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल कितने हैं। बात आपको पहले पड़ रही है, तभी आप इन्हें कॉन्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर सकते हो कि पर यूनिट सेल कितने क्या ऑक्सीजन, कितने क्या वेनेडियम। नहीं बात आपको पहले पड़ी? अरे बोलो, ये कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को भाई, वो सोचते हैं कि लैटिस पॉइंट क्या होता है, हमेशा एटम ही होता है, कोई जरूरी नहीं होता। ठीक है, अच्छा बताओ, आप तो सोचते हो कि किसी यूनिट सेल में पर यूनिट सेल किससे ज्यादा एटम नहीं होने चाहिए, 4 से ज्यादा भाई। नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई, कॉर्नर पे हो गए, फेस सेंटर पे हो गए, कितने हो टोटल? 4 हो गए भाई। लेकिन इसके अंदर क्या होते हैं, इस यूनिट सेल में क्या होते हैं, 28 क्या होते हैं ऑक्सीजन। इसकी यूनिट सेल में क्या होते हैं भाई, 28 ऑक्सीजन। अगर इसमें 4 क्या लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल, तो 28 कैसे आ गया? 28 फिर ये कॉर्नर के बोर्ड सेंटर आप कैसे कैलकुलेट करोगे? बात आपको पहले पड़ रही है? तो ये फॉर्मूला किसके लिए होता है? लैटिस पॉइंट्स के लिए। तो मैंने फॉर्मूला से लिखा हुआ है बाकायदा कि भाई ये फॉर्मूला किसके लिए? प्रॉपर लैटिस पॉइंट के लिए। ठीक है ना? और लैटिस पॉइंट एक एटम भी हो सकता है, जैसे एलिमेंट्स में होता है, अरे सोडियम मेटल होगी इस टाइप से। लेकिन ये क्या हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम भी होता है। ज्यादातर केसेस में क्या होता है, ग्रुप ऑफ एटम्स को हम क्या बोलते हैं? लैटिस पॉइंट। बेटा बोलो। वो जो तरीका है वो आपको, आप आगे पढ़ोगे ना डिफ्रैक्शन थ्योरी, वहां से आपको मालूम पड़ता है किसके अंदर भाई पर यूनिट सेल्स के अंदर कितने लैटिस पॉइंट है, और उसकी डेंसिटी उसको मेजर करने के तरीके होते हैं कि यहाँ पर यूनिट सेल भाई, पर यूनिट सेल यहाँ पर कितने लैटिस पॉइंट है। समझ गए बात? उसका मतलब फिलहाल तो मैंने आपको लैटिस पॉइंट निकालने, मैंने आपको, हाँ, क्योंकि लैटिस पॉइंट निकालने के एक्सपेरिमेंटल तरीके होते हैं। यहां तो मैं आपको बता रहा हूं कि भाई इसमें कितने इतने लैटिस पॉइंट है। समझे बात भाई? यहां पर मैंने आपको बता दिया कि इसमें कितने लैटिस पॉइंट है, इजंट इट? अरे बोलो भाई, आप ही बताओ। अब आप नहीं, इसको भाई, इसको आपने एक्सपेरिमेंटल टेक्निक से मालूम करते हैं कि इसमें कितने लैटिस पॉइंट है। 1 है, 3 है, 4 है, 2 है, कितने हैं? बात आपको पहले पड़ रही है? फिर उसको उसकी जो मोटिव होती है, ये सब फिर मैं आपको बताऊं भाई, तो डिफ्रैक्शन थ्योरी होती है ना, उससे मालूम करते हैं सब कुछ। ये यहां पर तो आपको बताए जाएंगे, तुम्हें तो आपको मान लिया, लेकिन पेपर में मान लिया, क्योंकि ये आपको पेपर में आपका जो टेबल आती है, एक आपके सामने भी प्रॉब्लम होती है ना कि आपको पता करना हो कि बताओ जिंक ब्लेंड में कितने जिंक है और कितने फ्लोराइड है। तो आप जिंक के ऊपर, है ना, सॉरी, अरे जिंक सल्फाइड में कितने जिंक और कितने, आप ही तो मालूम करते हो। तो वहां पर आप पहले तो क्या ढूंढते हो, जिंक कितने हैं, और बोलो भाई, सॉरी, हाँ, सल्फाइड कितने हैं, कहाँ कहाँ बैठे हैं, फिर उसमें वॉइड में कौन भरे हुए हैं, जिंक। आप ऐसे मालूम करते हो ना भाई। तो बेटर क्या याद करने का तरीका क्या भाई एग्जाम के लिए, कि आप लैटिस पॉइंट याद कर लो भाई, कि इस कंपाउंड की ये मोटिफ है और इतने लैटिस पॉइंट है। सिंपल। बोलो भाई, जैसे मुझे पता है Na2O के अंदर, Na2O के अंदर क्या होते हैं, अगर आपको पता करना पड़ जाए कितने पर यूनिट सेल है, कितने पर यूनिट सेल क्या होंगे, ऑक्साइड, तो आपको होगे, बोलो भाई, आपको होगे कि इन आयंस की वजह से पैकिंग, आपको होगे सोडियम आयंस की क्या हो रखी है, पैकिंग, और फलानी पैकिंग, ढिमकानी पैकिंग, उसमें फिर क्या भरे हुए हैं, ऑक्साइड। ऐसे तो ढूंढते हो भाई, है ना, उनको अलग ढूंढते हो भाई, वॉइड से ढूंढते हो। इससे बेटर क्या भाई, ये भाई एक तो मैं ढूंढूं, मैं कहूँ सोडियम की तो क्या हो रखी है, पैकिंग हो रखी है, बोलो भाई, और उसमें तो फिर क्या भर रखे हैं, ऑक्साइड्स, सॉरी नहीं, यहाँ तो पैकिंग किसको रखी है, अरे जैसे CF2 होता है, क्या CaF2, यहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि कैल्शियम क्या हो रखी है, पैकिंग होएगी, और उसमें वॉइड जो उसमें कौन भरे होंगे, फ्लोराइड। यहाँ पर हम क्या बोलेंगे बताओ भाई, ऑक्साइड यहाँ पर क्या होगी, पैकिंग होगी, और उसमें क्या भरे होंगे बताओ, ऐसे बोलते हैं इसको भाई, इजंट इट? तो इससे बेटर क्या है, फिर अब देखो भाई कि वॉइड कितने भरे हैं, कितने भरे, कहाँ कितने वॉइड बने हैं। इससे बेटर क्या है, मुझे पता है कि इसमें क्या होते हैं, ये एक लैटिस पॉइंट होता है, ठीक है बात,
और पर यूनिट सेल लैटिस पॉइंट 4 होते हैं। तो मुझे पता है 4 दूनी 8, यानी पर यूनिट सेल क्या होंगे 8 सोडियम होंगे, 4 क्या होंगे ऑक्साइड। ये बेटर नहीं है, बजाय कि मैं ये ढूंढता फिरूँ भाई कि इसमें कितने सोडियम की पैकिंग कैसी हुई है पहले, तो फिर मैं काउंट करूँ। नहीं बात आपको पहले पड़ी, आसान नहीं क्या ये। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल ढूंढना क्या इससे आसान हो जाता है। हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर आपको भाई मालूम करना हो तब तो आपको सारा प्रोसीजर करना पड़ता है। ओके, आगे नहीं आपको ये। तो लैटिस पॉइंट वाला फॉर्मूला देख रहे हो भाई। और किसी एटम का आपने कॉन्ट्रीब्यूशन मालूम करना हो और वो एटम कहाँ कहाँ बैठे हो बताओ भाई, कॉर्नर पे, फेस सेंटर पे, बॉडी सेंटर पे, या इन बैठे हो, इनमें से किसी साइड पे, तो उसका आप कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे मालूम कर सकते हो इस फॉर्मूला से। आगे ना ये। अब बताओ क्या भाई क्वेश्चन, हम बोले NaCl क्रिस्टल बिलोंग्स टू क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम विद फेस सेंटर्ड लैटिस टाइप। इन क्या बोला भाई कि फेस सेंटर्ड क्या है इसकी, लैटिस टाइप इसकी फेस सेंटर्ड है, ठीक है। इफ द फॉर्मूला यूनिट ऑफ NaCl बिहेव्स एज द स्ट्रक्चर मोटिफ, ठीक है, नंबर ऑफ Cl पर यूनिट सेल विल बी। देखो मैं क्या था, अब Cl निकालने के मेरे पास दो तरीके हैं। क्या इसने ये बोला, क्वेश्चन क्या है कि पर यूनिट कि भाई NaCl की जो स्ट्रक्चर क्या, NaCl की स्ट्रक्चर में क्या बोला भाई कि इसमें NaCl जो है ये कैसे काम करता है एज स्ट्रक्चरल मोटिफ। NaCl कैसे काम कर रहा है भाई, एक लैटिस पॉइंट की तरह बिहेव कर रहा है। NaCl कैसे बिहेव कर रहा है भाई, एक लैटिस पॉइंट की तरह बिहेव करता है, ठीक है बात। एक लैटिस पॉइंट हमारा NaCl है, तो बताओ भाई पर यूनिट सेल कितने Cl होंगे। तो इसको मालूम करने के दो तरीके हैं भाई, एक तो मैं सारे लैटिस पॉइंट निकाल के मोटिव से मल्टीप्लाई कर दूं, दूसरा भाई Cl को अलग से निकालूं। ओके, तो भाई पहला मेथड तो क्या होगा बताओ, यहां पर भाई हमको पता है फेस सेंटर्ड लैटिस, क्या मतलब भाई फेस सेंटर्ड लैटिस। बताओ इसमें क्या बोलूंगा, बोलो भाई मैं क्या बोलूंगा कि बताओ मेरे पास लैटिस पॉइंट क्या है NaCl। मैं NaCl के कॉम्बिनेशन शो कर रहा हूं, मैं NaCl क्या शो कर रहा हूं, इसमें ये एक पॉइंट जो हो ना ये क्या है, ये एक कोई NaCl नहीं है, ये कोई NaCl नहीं, क्या है NaCl का कंबाइंड वर्जन। बताओ आपको पहले पड़ी हुई NaCl का कंबाइंड वर्जन। तो बताओ क्या है मेरे पास, तो लैटिस पॉइंट क्या है मेरे पास पर यूनिट सेल, मेरे पास भाई पर यूनिट सेल कितने लैटिस पॉइंट आ गए, 4 आ गए ना। कॉर्नर वाले कितने हैं, 1, बोलो भाई कॉर्नर वाले 8 है, तो 1/8 इंटू 8 1, और फेस वाले 6 इंटू 1/3 1/2 3, कितने मेरे पास 4 लैटिस पॉइंट आ गए ना भाई। अब मोटिव क्या थी मेरे पास NaCl, तुम क्या बोलूंगा 4 Na और 4 Cl, बोलो भाई 4 Na और 4 Cl। अच्छा अब ये मत कहियो कि फिर वो NaCl के सारे एक कॉर्नर बैठे ना, कॉर्नर पे लैटिस पॉइंट होता है। लैटिस पॉइंट एक तरह से आप मानो हाइपोथेटिकल चीज, क्या हाइपोथेटिकल एक पॉइंट है भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी। फिर जो वो लैटिस पॉइंट में जो ये पार्टिकल होते हैं बाकायदा, ये फिर कहाँ कहाँ रखे होते हैं यूनिट सेल में, वो फिर भाई मालूम पड़ता है डिफ्रैक्शन थ्योरी से, नहीं होता आपको पहले पड़ी भाई कि कहाँ कहाँ पर ये बैठे हैं। ये मत कहिए भाई क्या NaCl लैटिस पॉइंट यहाँ है तो क्या यहाँ पर NaCl इकट्ठे यहीं पर बैठे हैं क्या, नहीं यहीं पर ना बैठे, समझे बात। ये मालूम किया कि लैटिस पॉइंट जिससे बना है ना, ये जो लैटिस पॉइंट है इस Na को सॉरी इस Cl को सॉरी मान लीजिए यहाँ पर कौन मान लिया Na, ये Na यहाँ बैठा और Cl यहाँ बैठा, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ लैटिस पॉइंट, नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई। थोड़ा सा ये मामला कॉम्प्लेक्स है लेकिन बात आपको पहले पड़ेगी कि लैटिस पॉइंट पे उस मोटिव को होना जरूरी, वो मोटिव है ना जो, लेकिन उसका एक तरह से जो रेफरेंस पॉइंट वो कहां पर होता है लैटिस पॉइंट पे, समझ गए बात। वो लैटिस पॉइंट फिर उससे रिपीट होते हैं। तो एक तो क्या है मेरे पास कि मैंने क्या किया, मैंने बता क्या निकाला, मैंने क्या बोल दिया भाई कि यहाँ पर क्या फेस सेंटर, क्या बोल दिया ओवरऑल क्या ये फेस सेंटर लैटिस, मैंने क्या बोल दिया ओवरऑल क्या ये फेस सेंटर लैटिस, और NaCl क्या है मोटिव। तो हम क्या बोलूंगा भाई, तो पूरे क्या फेस सेंटर के लैटिस पॉइंट क्या है कॉर्नर पे और फेसेस पे, तो 4 क्या लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल आ गए ना, तो किससे मल्टीप्लाई कर दो 4 Na और 4 Cl, तो पर यूनिट सेल कितने Cl आ गए मेरे पास 4। दूसरा मेथड क्या होता है कि आप बाकायदा भाई आप इसमें बाकायदा क्या करो बताओ, इसमें लैटिस पॉइंट ना बनाओ, इसमें आप क्या मान लो भाई, आप इसको फिर से मानो, आप फिर से देखो भाई कि लैटिस पॉइंट आपने क्या मान लिया, आपने एटम मानने के आपको भाई लैटिस पॉइंट आपको एटम को मानने की आदत है ना,
तो बोलो भाई कि लैटिस पॉइंट क्या हमारे पास भाई Cl है, ठीक है। तो Cl बताओ क्या कहाँ बैठे हैं, यहाँ पर अगर एटम ही हो गया तो Cl कहाँ बैठे हैं, कॉर्नर पे और फेसेस पे, और इनकी पैकिंग से जो क्या बने हैं वॉइड, वहां कौन बैठे हैं एज सेंटर पे और बॉडी सेंटर में कौन बैठा है Na। बात आपको पहले पड़ी। तो अब एक एज तो Cl कहाँ का बैठे बताओ भाई, कॉर्नर पे, बोलो भाई। तो 6 इंटू सॉरी 8 इंटू 1/8 और भाई 6 इंटू 1/2 क्या है मेरे पास 4, और Na क्या बोलेंगे हम एजेस पे हैं, तुम क्या बोलेंगे 1/4 इंटू 12 प्लस बॉडी सेंटर में 1 है, तो 4 क्या गया 4 क्या गया भाई Cl। तो आप अलग से Na और अलग से Cl निकाल सकते हो, लेकिन भाई लैटिस पॉइंट से मालूम करना क्या है, ये देखो उसकी ओवरऑल उसमें कितने लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल, क्योंकि भाई कोई भी यूनिट सेल होगी तो क्या हो या तो फेस सेंटर्ड या एंड फेस सेंटर्ड या बॉडी सेंटर्ड या क्यूबिक, फॉर सिंपल प्रिमिटिव होगी भाई। नहीं बात आपको पहले पड़ी गया, मुझे तो थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन बस इसको ये बात ध्यान रखियो कि नंबर ऑफ एटम, अगर आप ये फॉर्मूला लगाओगे फिर तो आपके नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कभी भी क्या नहीं चाहिए 4 से, कोई भी टाइप का एटम 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए भाई। लेकिन BaZME27 में क्या होता है 28 एटम होते हैं पर यूनिट सेल ऑक्साइड, फिर वो कैसे आ गए, इस मेथड से आपको इनको मालूम कर सकते हो क्या कैसे आए हैं, क्योंकि एटम हमेशा कॉर्नर पे ना होता, एटम तो यहाँ भी हो सकते हैं यूनिट सेल में, आप आगे जाओगे ना जब रिसर्च में एटम कहीं भी हो सकते हैं, तो बेटर क्या है लैटिस पॉइंट वाले तरीके से डील किया करो। नहीं है आपको भाई, बस आपको मालूम होना चाहिए लैटिस पॉइंट है क्या, पर आगे आपको ये। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।